नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम बहुखंडी उत्तराखंड क्रांति दल के सभी साथियों का और जो इस प्लेटफॉर्म में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक के नौगांव गांव का रहने वाला हूं। देहरादून में रहता हूं। कभी सरकार के साथ, कभी पत्रकारिता के साथ काम करता रहा हूं। पहले मैं भारत सरकार में रहा हूं बहुत साल तक, कंसल्टेंट, एडवाइजर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैं राज्यसभा टेलीविजन में रहा हूं लगभग 4 साल तक, हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, और मेरा एक सीरीज भी आती थी, ये भी मुद्दा है। उत्तराखंड आंदोलन के दौर में मैं डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ता था, और जैसा कि अन्य साथी हमारे उत्तराखंड आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, उसी तरह से मैं भी एक नौजवान के तौर पे जुड़ा रहा। जेल में भी गया, लाठी डंडे सब कुछ खाए, जो भी किया जा सकता है आंदोलनकारी के तौर पे वो सब किया। चूंकि स्थिति हम सब पहाड़ के लोगों की आर्थिक स्थितियां इतनी मजबूत नहीं होती है कि हम बहुत लंबे समय तक राजनीति को में आ पाए, राजनीति कर पाए। इसलिए बाकी नौजवानों की तरह मैंने भी उत्तराखंड छोड़ा और मैं दिल्ली चला गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान का नेशनल कंसल्टेंट बना। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय में एडवाइजर बना। उसके बाद मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर में, और इस तरह से मैं बहुत सारे काम करता रहा हूं। बात मुझे आदेश हुआ है मित्रों का उत्तराखंड क्रांति दल के कि मैं आज स्वरोजगार के ऊपर कुछ बात करूं। मैं एक संस्था भी चलाता हूं, फ्रेंड्स ऑफ हिमालय, जिसका मुख्य मकसद है कि हम उत्तराखंड के अंदर जो छोटी संस्थाएं, जो मित्रजन काम कर रहे हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत दिनों से इन सब मुद्दों के साथ जुड़ा रहा हूं। चूंकि स्वरोजगार पे आदेश हुआ है बोलने का, मित्रों ने कहा है कि स्वरोजगार पे कुछ बात करना है, तो मैं स्वरोजगार को ही आज मुख्य तौर बात करूंगा। और मैं स्वरोजगार में कोई एक स्पेसिफिक या 2 सेक्टर की बात नहीं करूंगा, पर मैं बात करूंगा स्वरोजगार एज ए फिलॉसफी की, एज ए दर्शन की। तो मेरा मानना है कि स्वरोजगार कोई पसंद या नापसंद नहीं है। स्वरोजगार एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। कुछ लोग हैं जो स्वरोजगार ही पसंद करते हैं, वो किसी और रोजगार में जाना नहीं पसंद करते। और कुछ लोगों की समस्या ये है, कुछ संस्कृतियों की समस्या है, कुछ इलाकों की समस्या है कि वो स्वरोजगार के मुकाबले रोजगार नौकरियों के मुद्दों पर जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे भी एक संस्कृति का हिस्सा बन गया है कि हमको स्वरोजगार पसंद नहीं है और हम जो है सामान्यतः बाहर चले जाते हैं। उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र सामान्यतः युवा विहीन, पुरुष विहीन रहा है। अगर हम पिछले 200 सालों के इतिहास को देखें, अगर हम बात करें 1785 के आसपास गोरखा का यहां पर अटैक हुआ था और वो लगभग 1815 तक उत्तराखंड में रहा। इन 20 सालों में, इन 20-25 सालों के अंदर उसने यहां पर क्या नहीं किया, क्या किया, उसको इतिहास की पुस्तकों में अगर आप पूछें, गोरख्यानी के रूप में उसको कहा जाता है कि किस तरह से उसने पुरुष विहीन कर दिया, किस तरह से यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, खासकर जो लड़के होते थे, उनको रणभूत में जला दिया जाता था। किस तरह से उन्होंने यहाँ की खेती, संस्कृति, सभ्यता, उसको नष्ट करने का काम किया। बड़े पैमाने पर महिलाओं को यहाँ से बाहर जाकर बेचा। वो समय यहाँ के इस उत्तराखंड के पहाड़ों ने देखा है। इसलिए ये सारे के सारे युवा भाग गए, मारे गए। जो थोड़े बहुत बच गए वो यहाँ किसी तरह से इधर उधर छुप छुपा के जीते रहे। उसके बाद 1815 में ब्रिटिशर्स आए, खासकर जो ब्रिटिश गढ़वाल जिसको हम कहते हैं, गंगा का पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हम पौड़ी गढ़वाल से लेके और कुमाऊं का पूरा इलाका, वहां तक जाते जाते हम पहुंच जाते हैं नेपाल बॉर्डर तक, जिसमें आजकल काफी हंगामा चल रहा है, सिंगोली की संधि का मुद्दा है। तो 1815 के आसपास ब्रिटिशर्स यहाँ आए। देहरादून में आखिरी वॉर होती है। देहरादून की वॉर के बाद ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, टेरी राजा हार जाता है, गोरखा को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। वो सब एक इतिहास है, उस पर किसी और दिन किसी इतिहासकार के साथ चर्चा की जा सकती है। मैं उस पर बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं। उसके बाद जब ब्रिटिश सेना यहां आई तो ब्रिटिश सेना को अपने लिए लड़ने के लिए लोग चाहिए थे। उनको लगा कि पहाड़ के लोग बहुत मजबूत हैं, आसानी से पहाड़ चढ़ जाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करते, भोले भाले हैं, लेकिन अगर अड़ गए तो अड़ गए, लड़ गए तो लड़ गए टाइप के लोग हैं, लड़ाका हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, दिन रात संघर्षों में रहते हैं। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर पहाड़ के नौजवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने का कोशिश कि उस जमाने में कि बच्चे खासकर 14-15 साल के भाग जाया करते थे जंगलों में, माएँ उनको भगा देती थी अगर गांव के अंदर कोई ब्रिटिशर्स आ गया। फौज में जबरदस्ती भर्ती कराया जाता था और इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती किया गया। इस पर अगर हम गहन तरह से विचार करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स आर्मी में हमें उनकी जरूरत नहीं थी। मजे की बात है कि उनको हमारी जरूरत थी। वो चाहते थे कि हम उनकी फौज में भर्ती हों और उन्होंने इसलिए बहुत सारी जबरदस्ती हमसे की है।
गोरखा हमले से पहले हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। अगर हम 1785 या हम 1815 से पहले की बात करें तो हम आत्मनिर्भर थे। और हम इतने आत्मनिर्भर थे, हम खेती करते थे, हम पशुपालन करते थे, हम बुनाई का काम करते थे, हमारे यहाँ क्राफ्ट का काम था, हमारे पास बागवानी थी, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। हमारे ही लोग भुटिया ट्राइब्स की जो हम बात करते हैं, भुटिया जो कौम है वो चीन से लेकर और मध्य हिंदुस्तान तक, मध्य भारत तक, दिल्ली और मेरठ और इन सारे इलाकों तक में व्यापार करती थी। उनकी भेड़ों के ऊपर सामान रख कर जाते थे और कहाँ वो तिब्बत और कहाँ यहाँ तक वो लगातार व्यापार करते थे। और ये आत्मनिर्भरता हमारी जीवन शैली थी। हमको ज्यादातर इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ता था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि मसालों के लिए और चाय के लिए हम लोग बाहरी दुनिया के पर आश्रित थे। अब जो लोग ये बोलते हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है 1940-45 के आसपास में, जब ब्रिटिशर्स ने चाय को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब पूरी तरह से, उससे पहले थोड़ा बहुत ब्रिटिशर्स पीते थे, चाइना से इंपोर्ट करके लाते थे, हिंदुस्तान में उगती नहीं थी, उगने की कोशिश करी तो ये कहीं थोड़ा बहुत दार्जिलिंग में कोशिश करी, जंगली चाय को इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि चाय के लिए भी हम आश्रित नहीं थे। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं मसाले के लिए हम आश्रित थे, तो मसालों की स्थिति है कि हम लोगों के यहाँ आज भी उगता है और पहले भी उगता था। तो मुझे नहीं लगता कि मसालों के लिए भी हम पूरी तरह से किसी पर निर्भर थे। और सामान्यतः मेरा ये मानना है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। और ये एक वहम है लोगों का कि हम कुछ चीजों के लिए, हाँ हो सकता है कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे बाहर, पर ये तो व्यापार में चलता ही है, कुछ हम देंगे कुछ वो लेंगे, तो इसमें कोई निर्भरता का प्रश्न नहीं हुआ। कई चीजों के लिए लोग हमारे ऊपर निर्भर थे, कई चीजों के लिए हम उन पर निर्भर थे। रॉक सॉल्ट, हमारा जो हिमालय का जो रॉक सॉल्ट है, जिसको आज बाबा रामदेव बड़े गर्व से करते हैं कि 300 साल पुराना रॉक सॉल्ट है या 500 साल पुरानी रॉक से इसको निकाला है, वो सारा का सारा हमारे पास, उसमें भी हम आत्मनिर्भर थे। तो ये जो गलत धारणाएं हैं, इसको हमें तोड़ने की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे और फौज में जाना हमारी एक मजबूरी रहा है। सच ये है कि अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी ने हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फौज में भर्ती करा, यानी कि हमारी जरूरत नहीं थी, उनकी जरूरत थी कि उनको एक नौजवान चाहिए थे। अब होता क्या है कि जो गरीब आदमी हैं, जो इस तरह से ज्यादा सोचने वाले लोग नहीं हैं, उनको फिर लालच दिया जाता है, उनको वीरता के वो दिए गए कि विक्टोरिया क्रॉस दे दिया गया, उनको बड़े बड़े अवार्ड दे दिए गए और कहा कि अरे वो तो बहुत बड़ा गजब का काम है, आप तो बहुत बढ़िया लड़ाका हो, आप तो फ्रांस में जाके लड़ सकते हो, आप जर्मनी के बॉर्डर में लड़ सकते हो, आप ये पूरा पूरा नेफा का बॉर्डर आपके हवाले कर दिया जाता है, आपको विक्टोरिया क्रॉस दे दिया गया और बहुत सारी चीज दे दी गई। तो एक 14-15 साल का नौजवान पहाड़ से जाता है, पहाड़ से फौज में भर्ती हो जाता है और जब वो आता है वापस 35, 37, 40, 50 के बीच में, तो ज्यादातर लोग या तो उनकी डेड बॉडी आती है, मृतक शरीर आते हैं, या फिर उनके पास जो आता है उनके हाथ पैर टूटे हुए होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं और बीमारियां तो लगभग सबको लग जाती है। क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, ये पक्की बात है, गुलामों की फौज है, ब्रिटिशर्स कोई उनके लिए बेस्ट व्यवस्था तो करता नहीं होगा। तो जो भी उन्होंने छोटा मोटा करा, वो चाहे बर्फ में रह के या वो नेफा में सांपों ने काट दिया या कहीं मलेरिया हो गया या कुछ और दिक्कत हुई, तो जब वो वापस आए तो उनके पास उनके सीने पे बहादुरी के तगमे तो लगे हुए थे, लेकिन हाथ पैर से पूरी तरह से विकलांग हो चुके थे और उनके लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने उनको तगमे दिए, ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि बहादुर फौजी, बहादुर पहाड़ी है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी सुविधा के लिए कभी ये नहीं सोचा कि यार ये पहाड़ वापस जा रहे हैं, क्या इनके लिए हम कुछ स्वास्थ्य की सुविधा व्यवस्था कर सकते हैं, क्या इनके लिए हम कोई अस्पताल बना सकते हैं, क्या हम इनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा का बड़ा केंद्र खोल सकते हैं। तो वो सब उन्होंने नहीं किया। 2 बोतल दारू के हाथ में देके, थोड़ा सा पेंशन उनके हाथ में देके उनको कहा तुम जाओ और अपनी मर्जी से अपना जिंदगी जियो। और सच ये है कि वो करते भी क्यों भाई, कोई भी अपने गुलाम के लिए क्यों करेगा, वो तो उनके गुलाम थे, देश गुलाम था, तो डेफिनेटली वो पहाड़ियों के लिए कोई विशेष तो करेंगे नहीं। और धीरे धीरे हमको एक आदत पड़ गई कि ठीक है, हम गए फौज में, हाथ पैर कट गए, वापस आए किसी तरीके से और ये हमारे को लगा, हम इसी में खुश होने लग गए। पहाड़ के जब युवा जाने लगे यहाँ से, तो लाजमी है कि पहाड़ बंजर हो गया। और अगर हम देखें तो हम पहाड़ी बहुत खुश होते हैं इस बात में कि मेरे दादाजी के जमाने का हल है, मेरे दादाजी के जमाने का मकान है, मेरे दादाजी के जमाने का ये है, मेरी दादाजी के जमाने का ये है, ये चीज मेरी दादी लेके आई थी, ये चीज मेरी बड़दादी लेके आई थी। और अगर हम देखें कि सिर्फ इतना नहीं, जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे दादाजी के जमाने का हाल है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि दादाजी के जमाने से लेकर आज तक, अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है और दादाजी की उम्र आपके हिसाब से 80 साल 90 साल पहले वो गुजर चुके हैं, मतलब उनकी उम्र 90 होनी चाहिए थी आज के डेट में, या 100 होनी चाहिए थी, इसका अर्थ है कि 100 साल से आपने विकास नहीं किया।
इसका अर्थ है कि 100 साल पहले जो हल था वही हल आज आपके पास भी है। और सिर्फ हल की क्यों बात करें, हम भाषा की बात करें, हम आज तक भाषा के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हम आज भी बोली में हैं। बोली भी हम देखेंगे उत्तरकाशी के एक इलाके में दूसरी बोली जाती जाती है, और हर घाटी, हर नदी घाटी के अंदर हमारी जो गढ़वाली भाषा है उसमें बदलाव हो जाता है। उत्तरकाशी की भाषा को आप गढ़वाल के लोग, पौड़ी गढ़वाल के जो अल्मोड़ा से लगे हुए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो अल्मोड़ा की बोली को आप चंपावत के और पिथौरागढ़ के लोग नहीं पढ़ पाए। हम भाषा में कोई विकास नहीं कर पाए, हम पशुपालन के तरीके में कोई विकास नहीं कर पाए। आज भी वही तरीका है जो हमारा 200 साल पहले था कि पशुओं को उठाया और एक छोटी सी गुफा नुमा गौशाला में बांध दिया, वो अंधेरे और कीचड़ में रहते हैं, और फिर हम और सुबह उनको फिर छोड़ दिया, वो जंगल में जाते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको आके 5 किलो दूध दे देगा। मैं तो कहता हूं कि धन्य है वो गाय कि अगर वो उसके बावजूद, इन सारी कष्टों के बावजूद हमें आधा लीटर और 1 गिलास दूध भी दे देती है, तो उसको भी हमें उसका धन्य मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वो दे नहीं सकती। भवन निर्माण की शैली, ये ठीक है कि हमको अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहिए, हमें अपनी पहाड़ी शैली को बचाया जाना चाहिए, लेकिन पर्वतीय मकानों की शैली में क्या हम उसमें थोड़ा सा आधुनिकरण नहीं कर सकते? क्या उसको हम सुविधा संपन्न नहीं कर सकते? क्या उसमें प्रॉपर खिड़कियां नहीं बना सकते हैं? क्या उसके हम एक बढ़िया सा जिसमें वेंटिलेशन नहीं कर सकते हैं? क्या उसमें से हम धुआं बाहर निकलने वाला नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे चूल्हे उन्नत नहीं हो सकते हैं? क्या हमारी जो घास, गाय को हम घास देते हैं उसके आगे जो खोर होता है जिसमें रह के वो घास खाती है, क्या हम वो नहीं बना सकते हैं? क्या हम घास की कुट्टी काटने की मशीन नहीं इकट्ठी कर पाते? अर्थात ये जो सारे के सारे टेक्नोलॉजी थी, बागवानी के तरीके हमारे वही पुराने के पुराने, हमने बागवानी के तरीकों में कोई नया रिसर्च कोई करने की कोशिश नहीं की। उनका रिसर्च करता कौन? क्योंकि जो जिन्होंने रिसर्च करना था वो तो वहां थे नहीं, तो रिसर्च करेगा कौन? बच गई औरतें कितना रिसर्च करेंगी? हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तकनीकी का जब इतिहास हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक थियोरेटिकल बात बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती। आप अचानक से आउट ऑफ ब्लू, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से कोई चीज कह दें कि कोई जादू से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, वो ऐसा नहीं होता है। आपके फोन को भी अगर आप देखेंगे तो एक जमाने में एक दूसरे तरह का फोन था, और आज हमारे पास टच स्क्रीन फोन आ गया, और हम अगले किस स्टेज पे जाएंगे हमें मालूम नहीं है। तो तकनीकी का विकास एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे होता है। अगर हम स्टोन एज की बात करें, पाषाण युग की बात करें, तो पहले पत्थर फेंक के शायद वो हमला करते होंगे जंगली जानवरों को मारने के लिए। धीरे धीरे उनमें से कोई विकसित हुआ और उसने पत्थर की थोड़ा सा शेप देनी शुरू कर दी। उसने उसको थोड़ा सा इस तरह किया कि पत्थर को पकड़ के मारना दूर तक ज्यादा आसान रहता होगा, और धीरे धीरे शायद उसने कुछ और जोड़ते जोड़ते आज हम जिन आधुनिक हथियारों पर आ गए हैं कि जिसमें लोहा भी हमने जोड़ दिया, उसके पीछे हमने लकड़ी का हैंडल लगा दिया। ये सारा का सारा स्टेज 1 टू आज की स्टेज तक हम पहुंचे। इसलिए हमने तकनीकी का विकास हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर पे होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के अंदर टेक्नोलॉजी का विकास, हम पिछले बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो आज भी हम 200 साल पुरानी कर रहे हैं। पौड़ी के अंदर मकान आज भी वही हैं कि 4 फीट 5 फीट से बड़ा उनका दरवाजा नहीं है। आज भी थोड़ा सा लंबा आदमी हो जाए तो उसको झुक के जाना पड़ता है। आज भी कमरे ऐसे हैं और किचन ऐसे हैं कि औरतों की आंखें फूट जाती है उसके अंदर खाना बनाते बनाते। उनको कितने सारे स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही है हम जानते नहीं है। आज भी स्थिति ऐसी है कि हम अपने गाँव के अंदर बाथरूम नहीं बना पा रहे हैं। ये सारे के सारे कृषि यंत्र की बात करें, पशुपालन के तरीके की बात करें, मकानों की डिजाइन की बात करें, वही समस्या भी है, यही समस्या की जड़ भी है। जब हम युवाओं से बात करते हैं वो कहते हैं वहां सुविधाएं नहीं है। अरे भाई सुविधा लाएगा कौन? जब युवा रहेंगे तभी तो सुविधा आएगी। सुविधा लाने वाला भी युवा ही है। तो यही समस्या भी है और यही समस्या का जड़ भी है और यही समस्या की हल भी है। नई तरीके के हल के बारे में सोचेगा कौन? तो हल चलाने वाला होगा वही तो सोचेगा। अगर आपने किसी अनपढ़ आदमी को हल चलाने के लिए हल रख दिया तो वो उसको तो लगता है कि इसके अलावा दूसरा हल कोई बन ही नहीं सकता। तो यानी कि कुछ बड़े लिखे लोग जो जाएंगे वो सोचेंगे कि हाँ हल में यार थोड़ा भारी हो रहा है, इससे जानवरों को भी दिक्कत आ रही है, ये टूट भी जा रहा है, इसमें और बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं, तो वो कैसे उसको हम सुधार सकते हैं। व्यवसायिक पशुपालन की बात करें, आधुनिक पशुपालन की बात करें, उस पर हमारा कोई बहुत रिसर्च नहीं हुआ, कोई सोच नहीं हुई है, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये सारी की सारी चीजें अगर हम देखते हैं। उसी तरह हम संचार के साधनों की बात करें, हम कोई संचार के नए साधन वहां पे उपलब्ध नहीं करा पाए, डेवलप नहीं कर पाए। आज भी अगर एक मोबाइल किसी दिन बंद हो जाता है तो वहां पर बहुत देर तक कई दिनों तक टावर नहीं आता है। लोग होंगे, डिमांड होगी तो मार्केट फोर्सेज अपने आप आएंगी हमको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के। और जब यहाँ पर, और ये सब के सब तब होगा जब युवा वहां रहेगा। जब युवा रहेगा तो जो जीवन है वहां का, जो ग्रामीण जीवन है, उसमें एक नया संचार, नए खून का संचार होगा। धीरे धीरे सुविधाएं हमारे आसपास आएंगे। धीरे धीरे जो हमारे पिछड़े गांव हैं जिनमें जो तकनीकी से या आधुनिकरण से पिछड़ गए हैं, उनमें धीरे धीरे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, सुविधाएं आएंगी और हम धीरे धीरे पहाड़ को दोबारा से जीवित कर पाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि दोबारा से बसा पाएंगे।
पहाड़ के पिछड़ेपन का जो एक बड़ा कारण वही कहा जाता है कि सुविधाएं नहीं है साहब, वहां पे सुविधाओं का अभाव है साहब, पलायन हो रहा है साहब, लोग मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, घर, इसलिए पहाड़ छोड़ने के लिए हर सक्षम व्यक्ति जिसके पास जरा सी हिम्मत हो रही है, जो 10वीं पास कर रहा है, जिसको मौका मिल रहा है, वो तुरंत पहाड़ को छोड़कर भाग जाता है। अब ये सुविधाएं लाएगा कौन? जब सारे लोग भाग जाएंगे तो सुविधाएं लाएगा कौन? तो ये जो प्रश्न है कि सुविधा पहले आएगी या पहले लोग ठहरेंगे, ये स्थिति, ये प्रश्न उसी तरह का है जैसे हम कहते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। दोनों के दोनों में ये बड़ा दिक्कत है। सुविधाएं तभी आएंगी, मैंने पहले भी कहा, सुविधाएं तभी आएंगी जब पहाड़ में युवा होगा, लोग रहेंगे तो आप सोच के मान लें कि मांग बढ़ेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले पोखड़ा ब्लॉक को लेकर एक सर्वे कर रहा था हॉस्पिटल को लेकर, और मैंने देखा कि वहां पर अच्छा डॉक्टर, एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कहेंगे एमबीबीएस। शायद बीएमएस 2-4 डॉक्टर हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है। जब मैंने पता किया कि क्यों नहीं है, तो पता चला कि एमबीबीएस डॉक्टर कह रहा है कि जी मैं इतने पैसे खर्च करके, 50 लाख रुपए खर्च करके या 1 करोड़ रुपए खर्च करके मैं डॉक्टर बनूं और फिर मैं पोखड़ा में चला जाऊं, वहां मेरे पास लोग कहाँ आ रहे हैं, बात कहाँ कर रहे हैं सारे के सारे लोग, तो जो मेरे पास पैसे देने वाला भी तो चाहिए ना। तो और पैसे देने वाला क्यों क्या कह रहा है कि यार डॉक्टर आता नहीं है इसलिए मैं यहां से चला जाता हूं, मेरे को अच्छा डॉक्टर चाहिए इसलिए मैं यहाँ रहता नहीं हूं, अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहा हूं। और डॉक्टर कह रहा है कि चूंकि पैसे देने वाले नहीं है इसलिए मैं डॉक्टर नहीं कर रहा हूं। तो वही पहले अंडा और पहले मुर्गी का जो ये इशू है वो है, अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छा डॉक्टर भी आएगा, अच्छा स्कूल भी आएगा, और धीरे धीरे पहाड़ जो है एक पूरी तरह से दोबारा बसावट में आ जाएगा। और अगर ये सब नहीं होगा तो वही होगा, बिरह के गीत होंगे, हमारे दुख के गीत होंगे, खुदेड़ी गीत होंगे, और हम उन्हीं खुदेड़ी गीतों को गा कर बहुत सारे खुश होते रहेंगे, और हम वैसे निरीह प्राणियों की तरह अपने पहाड़ को उजड़ता हुआ देखते रहेंगे। जिस तरह से पिछली कई पीढ़ियां हमारी देख रही हैं, वो कुड़ रही हैं, वो सोच रही हैं, वो लगातार बातचीत कर रही हैं कि हाँ हमको कुछ करना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। रिवर्स प्लान को लेकर काफी चर्चाएं, काफी सरकारों ने बात कर ली है, कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कोरोना एक विश्वव्यापी संकट है। इस संकट ने अमेरिका जैसे देश को भी हिला के रख दिया है। उसकी जो शक्ति का अपना घमंड था कि मैं बहुत घमंडी हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं जब चाहूं अफगानिस्तान में तोड़ा बोला कि पहाड़ियों को तोड़ सकता हूं, मैं अब जब चाहूं अपनी बम से और मिसाइलों से हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा सकता हूं, वो भी एक कोरोना के सामने घबरा गया है। और इसने बहुत सारे मिथक तोड़ दिए, इसने ये भ्रम भी तोड़ दिया है, खासकर हमारे मित्रों का, हमारे पहाड़ी नौजवानों का, जिनके दिमाग में ये था कि पहाड़ से बाहर जाएंगे, शहरों में जाएंगे तो रोजी रोटी कमा पाएंगे। सच क्या हुआ कि ये शहर, जिस शहर में हम अपने खून पसीना दे रहे हैं, जिस शहर के लिए हमने अपना घर बार छोड़ा, जिस शहर के लिए हम अपने यहां से सब कुछ बिखर के, हमने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, उस शहर ने हमें 50 दिन खाना भी नहीं खिलाया, और हम त्राही करके, हम झूठ कितना बोल रहे हैं, हमारे मित्र कितना बोल देंगे, हम अपनी मर्जी से आए, लेकिन सच ये है कि हम त्राही करके बहुत मुश्किल से वहां से आए हैं। और 2 महीने की लॉकडाउन ने हमारी अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का भी, और जिस तथाकथित शहरी अर्थव्यवस्था को लेकर हमारा इतना घमंड है, उस दोनों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। हमारे बहुत सारे मित्रों को ये रहता है कि हमारे चाचा, मतलब जब हम गांव में जाते हैं हम तो पूछते हैं, जी हमारे चाचा या हमारे दादाजी दिल्ली में रहते हैं और बड़े मजे में रहते हैं, बहुत ऐशो में रहते हैं। ये जो भ्रम है, इसको ये भ्रम ही है। मैं आपको सच बताऊं, मैं दिल्ली में भी रहता हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, मैं शोध करता हूं, मैं मीडिया में रहा हूं, मैं सरकार में रहा हूं, और मैं आपको बताऊं दिल्ली की कुछ कॉलोनी ऐसी हैं, खोड़ा में आप चले जाइए, खिचड़ीपुर आप चले जाइए, आप बदरपुर की कॉलोनी में चले जाइए, वहां नरक से बुरा जीवन पहाड़ के लोग जी रहे हैं। जब उनसे पूछो कि क्यों जी रहे हो, तो उनका भी यही प्रश्न रहता है, यहाँ क्यों रह रहे हो? उनका रहने हिसाब शहर में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब पूछो कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में, नगर पालिका के स्कूल में। साथ में कौन है? वही झाड़ू मारने वाले लोग, वही जो बिल्कुल क्लास 4 और बिल्कुल गए गुजरे लोग जो देश में, वही आपके बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो भैया गए क्यों हो वहां पे? कौन सी रोजी रोटी की बात करें? सुबह न्यू अशोकनगर में आप चले जाइए, पहाड़ की महिलाएं जिस तरह से पानी के लिए एक एक डब्बा पानी के लिए संघर्ष चल रहा होता है, वहां टैंकर के पास आया हुआ, जिस तरह की बदबू उसके आसपास आ रही होती, वो अपने आप में बहुत बुरी हालत रहती है। और फिर ये जो मिथ है, ये मिथ अभी तक ये इसमें टूट गया है। बहुत सारे लोग इस वक्त मजबूरी में ही सही, लेकिन अपनी जड़ों को ढूंढते हुए वापस आए हैं। और मेरे को एक खबर मिल रही है कि बहुत सारे गांव के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जो कि एक अफसोसजनक है। ये हमें मान के चलना चाहिए, चाहे अच्छा ही बुरा ही है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग व्यक्तिगत तौर पे कितने भी अच्छे रहे हो, कितने भी बुरे रहे हो, लेकिन उनके साथ मानवता के नाते हमें एक अच्छा व्यवहार करना है।
उनके लिए खाने की व्यवस्था कीजिए, अगर उनका घर टूट गया तो कुछ दिन अपने घर में रहने की व्यवस्था कीजिए, जहां पर हो सकता है उनकी मदद कीजिए और ये मान के चलिए कि वो कष्ट में आए। और सिर्फ यही मान के ना चलिए कि वो कष्ट में आए, इनमें से बहुत बड़े पैमाने, अगर हम इस टाइम जो प्लान आयोग की रिपोर्ट है जो कह रही है कि हमारे पास लगभग 1 लाख यूथ आ गया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 1 लाख यूथ में से 50,000 यूथ ऐसा है जो यूथ ने पहाड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पिछले कई साल से अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मदद जरूर की है उसने। ये ना माना जाए वो चाहे कुछ मनी ऑर्डर भेजा उसने, या कभी कभी वो गांव में आया, कभी कभी वो किसी देवता नचाने के लिए आया, पूजा पाठ करने के लिए आया, घर भूत बजाने के लिए आया, लेकिन वो आया और जब आया वो कुछ खर्च कर गया। तो इसलिए इस वक्त उसकी मदद हमें करने की जरूरत है, और सिर्फ मदद ही नहीं करने की बल्कि उसके जो अनुभव है, जो शहर से अनुभव लेके आए, भले से इनमें से कई लोग झूठ बोलेंगे, वो हरा पीला चश्मा पहन के गांव में घूम रहे होंगे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे कि ये साफ शहर में तो मेरा है, लेकिन मैंने सच्चाई आपको बता दी है। और इस सच्चाई को हम बहुत जल्दी, मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको उजागर कर पाएं कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हमारे मित्र लोग दिल्ली में रह रहे हैं। उन सारे लोग ल्यूटिन दिल्ली में नहीं रहे, जो हम दिल्ली की पिक्चर हमारे सामने दिखाई देती है ना, कि चारों तरफ हरियाली है और चारों तरफ बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बहुत बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां चल रही हैं। उन स्थानों तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल से 5 से 10 पहाड़ी जो दिल्ली जाते हैं वो लोग रह पाए, बाकी ज्यादातर बिल्कुल बुरी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में, नारकीय स्थिति में वहां जीने को मजबूर हो रखे हैं। तो इस वक्त हमें को उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, और उनको भी चाहिए कि वो चर्चा करें, परिचर्चा करें। उन्होंने बाहर रहे हैं, बाहर से सीखे हैं, एक्सपोजर लिया है, टेक्नोलॉजी सीखी है, कि उनको व्यापार करने के तरीके सीखे उन्होंने। क्योंकि हम पहाड़ के लोग, मैंने आपको कहा कि पिछले 200 सालों से चूंकि हम नौकरी पे पहाड़ पे फौजियों की में रहे, तो हमको व्यापार करना नहीं आता। तो इनमें से बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी हलवाई की दुकान में उसने काम किया है, उसने किसी शोरूम में काम किया है, किसी मॉल में काम किया है, तो व्यापार के छोटे मोटे गुण तो उसने सीख लिए और अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। तो उस पर हमको बात करनी चाहिए, और उनके ज्ञान का इस्तेमाल हमको पहाड़ के अंदर कैसे कर सकते हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। अब हम कार्य योजना के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम इनको लिए कार्य योजना कर सकते हैं। तो 2-3 चीजों पर मेरा एक मानना है, हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी कि 3 तरह की चीजें हमें इस वक्त करने की जरूरत है। एक है शॉर्ट टर्म, एक है मिड टर्म, और तीसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में हमारे बहुत सारे मित्र जो पहाड़ों में आए हैं, नौजवान पहाड़ों में आए, ये इनके लुटे पिटे हुए आए हैं। इनके पास पिछले 50-60 दिन से तनख्वाह नहीं मिली इनको अगले 5-7 महीने तक, 1 साल तक तनख्वाह मिलने की गुंजाइश भी नहीं है। बहुतों की नौकरी छूट चुकी होगी। तो इन लोगों के लिए कुछ रोजगार सृजन का काम करना पड़ेगा। रोजगार सृजन के लिए मनरेगा सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है। हमें मांग करनी चाहिए मनरेगा के तौर पे कि मनरेगा में गांव में काम दिया जाए। इस पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने भी लगातार उठा रहे हैं कि खेती में मनरेगा को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, रिडिजाइन किया जाना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम तय किए जाने चाहिए कि मुझे कहा जाए कि मैं अपने ही मकान को, जो मेरा मकान टूट फूट गया, मैं उसको रिपेयर कर लूँ, जो मेरे खेत टूट गए, जो मेरी सार्वजनिक संपत्ति गांव के अंदर टूट चुकी है, जो हमारा पानी का नौला टूट चुका है, जो हमारी पंचायत घर टूट चुके हैं, हम उनको रिपेयर करें और उसके एवज में हमको कुछ पैसा मिले। ये मांग हमको करनी चाहिए। उसके लिए हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को भी पार्टी के तौर पर एक दबाव बनाना चाहिए कि कम से कम 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता इन युवाओं को दिया जाना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं कि इनको 5,000 रुपए युवा को दिया जाना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री में दे देना है, उनको एक कार्य योजना उनके हाथ में देनी है। और कार्य योजना यही होगी कि भैया ये 5,000 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, तुम अपने मकान की फोटो खींच के दो, और 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप हमें बताओगे कि अब उसको क्या रिपेयर किया है, रंग रोगन किया है, साफ सफाई किया है, कुछ किया है। और इसी के साथ में जो हमारी दूसरी जो मांग है, जिस पर हम वनाधिकार आंदोलन के तहत मांग कर रहे हैं कि मकान बनाने के लिए, मकान रिपेयर करने के लिए, खेतों को रिपेयर करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को रिपेयर करने के लिए जो वन अधिकार आंदोलन, वन अधिकार के अंतर, वन अधिकार कानून के तहत हमारे जो पुश्तैनी हकूक हैं, हमको लकड़ी चाहिए, हमको पत्थर चाहिए, हमको मिट्टी चाहिए, हमको रेता चाहिए, वो सरकार मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए, वो सरकार हमें मुफ्त में उपलब्ध कराए। तो मनरेगा को इसके साथ जोड़ा जाए, तुरंत रोजगार की व्यवस्था हमको अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो हमारे नौजवान पहाड़ गए उनके लिए करनी है। और जब तक रोजगार हम सरकार उनको नहीं दे पा रही, तब तक हमको ऐसा कुछ करना है। दूसरा हुआ मिड टर्म। अब इनमें से बहुत सारे नौजवान बहुत जल्दी यहां से निकल जाएंगे, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो जो दूसरा वाला ग्रुप बचेगा जिसके पास नौकरी नहीं है, उस नौजवान के लिए हमें मिड टर्म की कुछ व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर कुछ अपना स्टैब्लिश कर पाए। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में भी 2-3 तरह की चीजें आती हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ, स्वरोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दुकान खोल दी तो वही स्वरोजगार है।
स्वरोजगार में हम कोई नया क्रिएशन भी कर सकते हैं। और स्वरोजगार के बाद जो अगला स्टेप आता है, जो दूसरी जिसको हम स्वरोजगार में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, कि हमने एक ऐसा रोजगार तय कर लिया जिसमें मैं और मेरे साथ 2-4-5 लोग और साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम रोजगार करेंगे। और तीसरा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आजकल काफी अग्रेसिव हैं और लोग भी कह रहे हैं, उसका क्या है, स्टार्टअप। स्टार्टअप में कोई आप इनोवेटिव तरीका लीजिए, आपको इनोवेटिव आइडियाज डेवलप कीजिए और उसके लिए सरकार से लोन लीजिए। सरकार बहुत अच्छे सब्सिडी दे रही है, उसमें इनोवेटिव के लिए बहुत आसान सस्ते ऋणों में दे रहा है, और उसको इनोवेशन के तौर पे स्टार्टअप के तौर पर उसको सरकार को रजिस्टर कराइए। अब स्टार्टअप में बात आएगी क्या हो सकता है। अगर हम घराटों का इतिहास देखें उत्तराखंड के अंदर, तो घराट हमारे यहाँ पहाड़ों में लगभग 1,75,000 घराट का इतिहास मिलता है उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर, जो घराट समय के साथ बंद हो गए हैं। और मैं लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस बात को कह रहा हूं कि हमने उत्तराखंड ने 2 चीजों पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। एक, जो हमारा पानी का टेम्परेचर है, जो ठंडक है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, और दूसरा है ग्रेविटी। पानी की जो ग्रेविटी है, जो पानी का जो फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण की तरह वो पानी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करने में असफल रहे। चाहे वो गाड गधेरों की बात करें, या हम बड़ी नदियों की बात करें, या हम नयार की बात करें, या हम गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियों की बात करें, हम इस ग्रेविटी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हमने बिजली भी उत्पादन करी है, तो बिजली उत्पादन भी हमने बांध बना के किया, और एक हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई है। हमने बांध से पानी को उठाया और उसको फिर टनल में ले गए और उससे हमने पानी पे बिजली बनाई है। लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, जो ग्रेविटी दी है कि हम पानी बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसका इस्तेमाल किस चीज में हो सकता है? उसका इस्तेमाल हो सकता है घराट चलाने के लिए। अब घराट की बात आएगी तो आप कोई भी कहेगा यार मैं क्या घराट चलाऊंगा, अब घराट ही चलाना मेरा काम रहेगा, इसमें कोई कमाई नहीं है। तो आधुनिक घराट को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जो उरेडा करके हमारा एक संगठन है उत्तराखंड के अंदर, उत्तरांचल रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रुप है, वो इस पर बहुत सारी मदद कर रहा है, बहुत सब्सिडी दे रहा है। तो घराट को हम आधुनिक बना सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे इंजीनियर दोस्त हमारे पहाड़ों की तरफ गए, वो उसके अंदर कोई गरारी लगा सकते हैं, उसमें पानी का जो फोर्स है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें जो चक्के घूमते हैं उनको कुछ तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और वो जो घराट है वो एक तरफ बिजली उत्पादन करेगा। मैं कल ही यहाँ पर मसूरी के पास में एक जगह है, उसको कहते हैं मसूरी से नीचे भट्टा गांव के पास में क्यारकाली गांव में गया था। वहां एक गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने बिजली उत्पादन 4 से 5 मेगा किलोवाट का वो बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो वो बिजली उत्पादन हम गांव में क्यों नहीं कर सकते? उसको हम सरकारी ग्रिड में डाल दें, उससे हमको सब्सिडी मिलेगी। पर मुझे लगता है ग्रिड में डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी बिजली हम उत्पादन करेंगे उतनी से ज्यादा खपत तो हमारे गांव में ही है। बिजली की खपत हो सकती है, जो बिजली बच जाती है उसके बाद हमारे यहाँ देखिए टाटा फ्रेश करके एक ब्रांड है मसाले का। तो टाटा का जो यूनिक यूएसपी जिसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस है, वो क्या है? वो उसका ये है कि हमारा कोल्ड मतलब हम ठंडे में इसको पीसते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग आटा तो सभी खाते हैं। आप चक्की में पिसा हुआ आटा देखिए, जैसे वो पीस के निकलते हैं, आप उसको हालत देख लीजिए, उतना गर्म हो जाता है कि जो भी गेहूं के जो उसके गुण होते हैं, जो फाइबर है, जो उसके अंदर विटामिन हैं, जो उसके अंदर और गुण होंगे, मिनरल्स होंगे, वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। जो उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होंगे वो उड़ चुके होंगे। वही मसालों के साथ है। आप चक्की में पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल कीजिए और आप सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला कीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब चूंकि मैं कहूंगा कि जब चक्के में पीस के कीजिए तो फिर मैं आपको वही इतिहास की तरफ ले जाऊंगा 200 सालों के बाद, तो मैं वहां नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं आपको ले जा रहा हूं आधुनिकीकरण की तरफ। तो हमारा घराट मसाले क्यों नहीं पीस सकता है? स्लो प्रोसेस में पीसे जाएंगे और हमारा यूनिक सेलिंग प्राइस यही होगा कि हम घराट के पानी से ग्रेविटेशनल फोर्स से हम इनको पीस रहे हैं। एक इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का नुकसान नहीं पहुंच रहे। नदी का पानी हमने इस्तेमाल किया और वापस नदी में भेजा तो पानी खराब नहीं हो रहा, वो हमारा यूएसपी होगा। हमारा यूएसपी होगा कि इसको कोल्ड ठंडे में पीस रहे हैं तो उससे वो जो एसेंशियल ऑयल है वो खत्म नहीं हो रहा है। हमारा यूएसपी क्या होगा कि ये स्लो प्रोसेस में पीसे जा रहे हैं। जितने स्लो प्रोसेस में पीसा जाएगा उतने उसके अंदर गुण बचे रहेंगे, जितनी तेजी से पीसा जाएगा उसके गुण खत्म हो जाएंगे। तो घराट पर हम लोग जो ग्रेविटी है और जो ठंडक है। अच्छा, दूसरी बात आ रही है, हमारे यहाँ पहाड़ में लोग अक्सर ये बात कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में था, मैंने उत्तरकाशी में एक ढाबे में पराठे खा रहा था, तो मैंने पराठे वाले से पूछा, उसने कहा भाई साहब इंतजार करना पड़ेगा आपको 15-20 मिनट, उसके बाद आपको पराठे अवेलेबल होंगे। मैंने पूछा 15-20 मिनट क्यों अवेलेबल करना पड़ेगा? उसने कहा आलू देहरादून से आएगा।
अब आप सोचिए कि उत्तरकाशी का आलू इतना फेमस आलू है, उत्तरकाशी आलू की एक बहुत बेहतरीन बेल्ट है, और आलू वहां पर पराठे खाने के लिए आलू देहरादून से आएगा। और चूंकि गाड़ी लेट आई है, इसलिए एक मेहमान को जो पैसे देने को तैयार है उसको आधा घंटा आपने इंतजार कराना है। चूंकि मेरे पास कोई विशेष काम था नहीं, मेरे को वहां रुकना था, तो मैं आराम से आधा घंटा भी रुकने को तैयार था। लेकिन मान के चलिए कि मेरी जगह कोई यात्री होता और उसको जल्दी होती, तो क्या वो रुकता वहां पराठे खाने के लिए? वो चला जाता। तो जो 200 रुपए का पेमेंट मैंने और मेरे दोस्तों ने उस होटल में, ढाबे में किया, वो उसका वेस्ट चला जाता, वो उसको मिलता ही ना। तो अब बात आती है कि आलू का स्टोरेज, आलू को हम उत्तरकाशी के अंदर क्यों नहीं रख पा रहे। मैंने अनेक रिसर्चर से बात करी, शोध संस्थानों से बात करी कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो आलू कैसे रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जहां अंदर ठंडक होनी चाहिए। तो हमारे पास उत्तरकाशी में जो नदी है, जो हमारी भागीरथी है, उसका टेम्परेचर पानी का किसी भी टाइम 4 से 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। तो जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं कि हमने उस पानी का कभी इस्तेमाल करने की सोची नहीं कि उसकी जो ठंडक है, क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एक चैम्बर हो और पानी उसके ऊपर से पाइपों के द्वारा गुजरता हुआ चला जाए, या ऐसे ही चला जाए पानी। हम एक सिस्टम डेवलप करें कि पानी उसके ऊपर से गुजर के बाहर चला जाए। तो हमने पानी का कोई वेस्ट नहीं किया, हमने उसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने उसको कोई खराब नहीं किया, उसका प्रदूषण नहीं फैलाया, सिर्फ पानी की ठंडक का इस्तेमाल किया और उसने हमारा कोल्ड स्टोरेज बना दिया। लेकिन करेगा कौन? ये स्टार्टअप में आ सकता है। हमारे पास खासकर जो घर, जो इलाके दक्षिण साउथ फेसिंग है, दक्षिण की तरफ जिनके पहाड़ियों का फेस है, वहां धूप जो है हमारे पास 7 से 8 घंटे तक रहती है। सोलर एनर्जी पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। सोलर एनर्जी एक हमारा उसका बहुत बड़ा हथियार बन सकता है आने वाले समय में। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि विंड एनर्जी भी है हमारे पास हवा भी बहुत तेज चलती है, लेकिन मैं अभी विंड पर बहुत ज्यादा उस पर मुझे नॉलेज नहीं है कि कितना हम विंड के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सोलर के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि की जा सकती है। इसका मतलब है कि जो हमारी एक बड़ी समस्या है पहाड़ों में कि भाई जरा सा बारिश तूफान आई और लाइट चली गई, जरा सा तूफान आया, लाइट वो चली गई, तो इंटरनेट डाउन हो गया, तो टेलीकम्युनिकेशन पूरा डाउन हो गया, तो टावर खत्म हो गया, क्योंकि टावर चल रहा है डीजल के ऊपर। हमारे पास कोई गारंटीड सोर्स नहीं है एनर्जी का। तो क्या हम घराट से, क्या हम सोलर से कोई गारंटीड एनर्जी का सोर्स ला सकते हैं? तो क्या इसके लिए कोई स्टार्टअप किया जा सकता है? हमारे 3-4-5 दोस्त मिले जो टेक्नोलॉजी पे इतना काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जो दूसरे लालाओं के लिए काम कर रहे हैं, अपने श्रम को, अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे के लिए, और वो कमा रहा है। फिर वो आपकी हालत वही हो जाती है कि आप 2 महीने के अंदर वो लाला आपको सस्टेन नहीं कर पाए। जिस लाला को आप अपना खून पसीना दे रहे हैं, जिसको आप कमा के दे रहे हैं, वो करोड़पति बनता जा रहा है, वो लाला आपको 2 महीने तनख्वाह नहीं दे पाया। उसने आपको कह दिया भैया यहां से निकल ले, और आप मजबूरी में भाग के पहाड़ की तरफ आ गए। कुछ लोग अभी उम्मीद कर रहे होंगे कि लाला हमें बुलाएगा, लेकिन मैं आपको कह दूं कि आने वाले टाइम में जो डाटा आप बोल रहे हैं, जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन बता रही है, वो ये कह रहे हैं कि कोई 39-40 करोड़ लोग हैं जिनका रोजगार जाने वाला है। अभी कुछ मित्र कह रहे हैं कि कैफे टूरिज्म को लेकर बात चल रही है। मैं टूरिज्म में बात करूंगा, थोड़ी देर बाद बात करूंगा, क्योंकि मैं टूरिज्म का बहुत ज्यादा समर्थक नहीं हूं। टूरिज्म का समर्थक नहीं हूं, उसका कारण है, अगर हम खाली पीली टूरिज्म की बात करेंगे, हम टूरिज्म को अगर बेसिक अपना बेस मान लेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि यहां पर आने वाले समय में बुरा टूरिस्ट आ जाएगा, जो शराब पीने आएगा, जो अय्याशी करने आएगा। लेकिन अगर हमारी ताकत टूरिज्म नहीं होगी और हमारी ताकत होगी हमारे बाकी एसेट्स है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खेत है, टूरिस्ट क्या देखने आएगा? हमारे खेत को देखने आएगा, हमारी हरियाली देखने आएगा, वो अपने बच्चों को दिखाने आएगा कि देखो मक्का कैसे उगाया जाता है, वो दिखाने आएगा कि देखो भिंडी कैसे उगाया जाए, वो दिखाने आएगा कि देखिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कैसे किए जा सकते हैं, वो एग्रीकल्चर देखने आएगा, वो हमारे यहाँ के फुलवारी, साफ सुथरे गांव, खूबसूरत नजारे देखने के लिए आएगा, वो बंजर खेत देखने नहीं आएगा। अगर आप उसको बंजर खेत दिखाने के लिए यहाँ बुलाएंगे, तो अपने साथ शराब लेके आएगा, अपने साथ अय्याशी लेके आएगा, और वो शराब और अय्याशी हमारे को उसी तरह से नुकसान पहुंचाएगी जो कुल्लू मनाली के आसपास के गांवों को फैला रही है, और जो अलवर और राजस्थान के कई गांवों में, खासकर जैसलमेर की तरफ जिस तरह से वहां हालत हो गई है, व्यभिचार जिस तरह से चल रहा है, हमारी स्थिति उसी तरह हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि टूरिज्म से पहले हमारी जो अपनी शक्ति है, हमारी शक्तियां क्या क्या है, हमने बताया कि हम एग्रीकल्चर करें और लोग हमारा एग्रीकल्चर देखने आए, हमारे मंदिरों के आसपास सफाई हो, लोग हमारे मंदिर देखने आए, और जब मंदिर देखने आएंगे, ध्यान करने आएंगे, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, यहाँ किताब पढ़ने के लिए आएंगे, तो अच्छे टूरिस्ट आएंगे, पैसा दे के जाएंगे, वो योगा करने के लिए आएंगे, वो यहाँ के मंदिरों की घंटी सुनने के लिए आएंगे, वो यहाँ की शांति को एंजॉय करने के लिए आएंगे, वो यहाँ की धूप को
पूरी सर्दी के मौसम में दिल्ली से नीचे या देहरादून से नीचे पूरा इलाके में आप देखिए धुंध रहती है, कोहरा रहता है, लोगों को धूप नहीं मिलती, और हमारे पहाड़ में धूप खुली रहती है। तो हम उस पूरी धूप का जो इस्तेमाल है, उस धूप का जो इंजॉयमेंट है, उसको करने के लिए हमें पहाड़ों के अंदर टूरिस्ट लाना चाहिए। लेकिन सिर्फ धूप के लिए आएगा तो फिर नंगधड़ंग बैठे रहेंगे। यानी कि धूप से पहले हमारे को बाकी एग्रीकल्चर, बाकी संस्कृति तैयार कर लेनी चाहिए। हमको ये कह देना चाहिए कि ठीक है, आप आए हो ना तो फला मंदिर में चले जाओ, आप फला ट्रैकिंग रूट है, आप इसमें चले जाओ, आप ऐसा कीजिए, फला जगह फला खेती होती, कीवी की खेती हो रही है, यहाँ पर कोई और दूसरा काम हो रहा है, उस पर आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लोग जो बेवजह का टूरिस्ट है उस पर हम बात कम करनी चाहिए। अच्छा, टूरिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टूरिस्ट जब आएगा और पैसे खर्च करने जब आएगा, और खासकर ये वाला टूरिस्ट जिसको हम कहते हैं जो एनसीआर का टूरिस्ट है, हरियाणा दिल्ली पंजाब का जो टूरिस्ट है, जो पैसा लेके आएगा वो अपने पैसे के दम पर चाहेगा कि आपको नचाएगा। वो जो हम देखते हैं कि जो ये चारधाम यात्रा वाला आता है, वो जिस तरह से गंद फैलाता है, जिस तरह से बदतमीजियां करता है पूरे रास्ते में, वो आने वाले समय में मेरे को बहुत खतरनाक लग रहा है, नुकसानदायक लग रहा है। तो टूरिस्ट वेलकम है, टूरिस्ट आए, लेकिन टूरिज्म को हम ये ना मान के चलें कि टूरिस्ट नहीं आएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। टूरिस्ट के साथ एक और मैं चीज बता दूं, बहुत सारे, मैं गजेंद्र सिंह जी का मैंने अभी बताया, हम पिछले हफ्ते गए थे, 2 दिन पहले गए थे, तो उन्होंने ये कहना था कि वो महीने के अंदर 3 या 4 महीने की उनकी फसल होती है और वो 1 महीने के 25 से 30 लाख रुपए का फूल बेचते हैं। साल भर में लगभग 1 करोड़ रुपए का उनका सेल है। इस साल क्या हुआ, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई, उनका फूल बंद हो गया, उनको 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जितनी टूरिस्ट इंडस्ट्री है जो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो टिहरी के आसपास के इलाके में मान के चलिए, वो मसूरी के आसपास के इलाकों की बात करिए, जो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, उनकी हालत आज फिर भीख मांगने की हो गई है। टूरिस्ट है नहीं, टूरिस्ट अगले बहुत दिन तक आने वाला नहीं है। कोरोना का डर रहेगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों की नौकरी जा चुकी है, कोई कंपनियां प्रॉफिट में नहीं है। जब आपका लेजर पैसा होगा तभी तो आदमी घूमने आएगा ना। अभी तो लोगों के खाने के लाले पड़े हुए, लोगों की EMI देने का इशू पड़ा हुआ है, तो घूमेगा कहां, वो बात की बात है। तो पहला प्रश्न ये है कि टूरिज्म को हम तब करेंगे जब हमारा एग्रीकल्चर मजबूत होगा। वो आएगा कि यार मैं पहाड़ जाना चाहता हूं और मैं मतलब 10 दिन वहां रह के दूध पीना चाहता हूं। वो आएगा यहाँ हेल्थ के लिए कि वो यार मेरे को किसी को टीबी हो गई, किसी को दमा हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो जाना चाह रहा है पहाड़ में, और वहां वो 2 महीने स्थानीय भोजन करना चाह रहा है, वो स्थानीय फल खाना चाह रहा है, वो स्थानीय दूध पीना चाह रहा है, वो स्थानीय मांस खाना चाह रहा है, और स्थानीय संस्कृति को जीना चाह रहा है, और जाके उसका स्वास्थ्य ठीक हो सके, तो वो पेमेंट दे के जाएगा। नहीं तो वो वैसे ही आएगा कि जैसे गुजराती आते हैं यहाँ पे, वो अपने साथ अपना खाना लेके आते हैं, गाड़ियों के ऊपर उन्होंने सामान रखा होता है, और वो सारा का सारा अपना कोई अठन्नी पैसा खर्च नहीं करते, गंद और फैला के चले जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि गैरसैंण को दुनिया की सबसे खूबसूरत वेल प्लान राजधानी बनाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हम स्वरोजगार पे बात कर रहे हैं, तो मैं डाइवर्ट होना नहीं चाहूंगा। अब बात आ रही है कि मैं स्वरोजगार में हम क्या क्या कर सकते हैं, तत्काल क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट नजर आई, मैंने आलू को लेकर आपको बात करी, और आलू को लेकर मैं आज पढ़ रहा था कुछ दिन पहले अगर ने अक्सर एक सुनाई देता होगा कि वो राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि आलू से सोना बनाने का। उस स्टेटमेंट के पीछे की बैकग्राउंड ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह इस तरह का भाषण दिया था कि आलू को हम बहुत प्रॉफिटेबल धंधा बनाएंगे, आलू से हम सोना क्रिएट करेंगे, और राहुल गांधी ने उसी स्टेटमेंट को पकड़ा और उस स्टेटमेंट को बोल दिया, और इन्होंने बीजेपी के जो IT सेल के लोग हैं, उन्होंने उस स्टेटमेंट को पकड़ा और राहुल गांधी के खिलाफ उसको चला दिया। लेकिन मेरा मानना है कि सचमुच आलू से सोना बन सकता है, और नहीं बनता तो आप बताइए। 1 रुपए का आलू, 75 पैसे का आलू, 70 पैसे का आलू, और वो बिक रहा है आपको 15 रुपए का चिप्स के पैकेट में, जिसमें आधा आलू होता है और आधे से ज्यादा उसमें हवा होती है। आज मैं देख रहा था, आज मैंने कहीं सुबह उसको पढ़ रहा था आज की वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था कि आलू की चिप्स 200 से 250 रुपए किलो सामान्यतः बिक रही है। आलू के फ्लेक्स, वो जो आलू भुजिया हल्दीराम बना रहा है, हल्दीराम या जो और लोग बना रहे हैं, फ्लेक्स बना रहे हैं आलू के, वो सारे के सारे 150 से 200 रुपए किलो वो बिक रहे हैं। आलू को कुछ मत करिए और सिर्फ ड्राई रखिए। मैं पहाड़ के अंदर या देहरादून के अंदर समय बहुत है, हमारे पास आलू को आराम से छीलेंगे, काटेंगे और आराम से पकाने के लिए समय होता है। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे जहां जिंदगी बहुत फास्ट है, वो वहां आलू को शायद काटने छीलने का समय उनके पास नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको आलू के सूखे आलू मिल जाए, आलू का पाउडर के फॉर्म में मिल जाए, आलू क्यूब के फॉर्म में मिल जाए, और वो सीधे उसको डालें और उससे इस्तेमाल करें। आलू के अंदर एक और चीज है, और प्याज के भी अंदर भी यही बात है कि आलू के अंदर 80 से 90%, 70 से 80%, 85% तक भी पानी होता है।
यानी कि हम चमोली से और उत्तरकाशी से जब आलू को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं देहरादून की तरफ, ट्रक में डाल रहे होते हैं, एक तो जिस सीजन में आलू होता है उस सीजन में सामान्यतः सड़क टूटी हुई होती है तो कष्ट होता है हमको, और आलू हमारा बिक नहीं पाता, तो 75 रुपए, 75 पैसे, 70 पैसे, 80 रुपए, 80 पैसे, 1 रुपए किलो तक मैंने कई बार चमोली के अंदर आलू पड़ा हुआ देखा हुआ है उत्तरकाशी। तो क्या हम इस आलू को प्रोसेस कर सकते हैं स्टार्टअप के तौर पे, स्टार्च बनाया जा सकता है। आज मैं एक मित्र से बात कर रहा था, साइंटिस्ट हैं, बहुत बढ़िया काम है उनका रुद्रप्रयाग में, जितेंद्र बुटोला। मैं चाहूंगा किसी दिन उनको भी लाया जाए फेसबुक लाइव में। वो कह रहे थे कि आलू का स्टार्च जो है उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आसानी से लगाई जा सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो सामान्यतः मित्रों का ये कहना होता है कि अरे यार वो मार्केट का है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पोखड़ा का रहने वाला हूं, क्या हम पोखड़ा के अंदर इतना उत्पादन कर पाए कि पोखड़ा की जो डिमांड है उसको पूरी कर पाए? सच तो यह है कि हम सब्जी की बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लग चुके हैं। आज भी सब्जी अगर बिजनौर से और नजीबाबाद से ना आए तो हम एक दिन भी 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो क्या हम सब्जी के उत्पादन से ही अपने आप को अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं? और सब्जी के उत्पादन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फिर वही मैंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ, मैंने आपको कहा कि आधुनिक उपकरणों के साथ, मैंने आपको कहा कि व्यावसायिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, वो सिर्फ 100 गज में या 50 गज के एक छोटे से पुंगड़े में भिंडी लगाने से काम नहीं चलेगा। वो व्यावसायिक होगी, बड़े पैमाने पर होगा। हो सकता है उसके लिए आपको लीज पे लेनी पड़ी जमीन है, हो सकता है आपको अपने चाचा ताऊ इन सब की जमीन हो। गजे सिंह की जो मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 50 बीघा जमीन, जिसमें ढांग भी है और जो घास काटने वाले हमारे ढांग होते हैं, वो सब मिला मिला के 50 बीघा जमीन इकट्ठा करिए, इसलिए वो इतना बड़ा फूल वहां बेच पा रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? विनोद नेगी हमारे सामने बैजरों में एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है। सुधीर सुंदरियाल हमारे पास डाबरा गांव में, कभी जाइए आप लोग, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। हमारे पास देवराड़ी और बिजरोआ पानी के आसपास में पोखड़ा में बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। हमारे पास ये संगला कोटी में भास्कर द्विवेदी काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। हमारे पास बड़ोला गांव के अंदर कुछ नौजवान पिछले दिनों से सब्जी उगा रहे हैं, बहुत सफल मॉडल है। ये सारे के सारे सफल मॉडल आजकल समय है हमारे पास। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम इंटरनल इधर उधर जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो नौजवान पहाड़ आए उन सक्सेसफुल मॉडल को देखें। जेपी मैठानी पीपल कोटी में काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, हम जानने और सीखने की कोशिश करें कि नया क्या किया जा सकता है। हमारे पास जो लोन देने के, अब हमको दूसरी बात आती है लोन की। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊं कि मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं कपाट में रहा हूं, कपाट के मार्फत मैंने कम से कम 100-200 एनजीओ के साथ अलग अलग जगह पूरे देश में घूमा हूं। योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते। एक तो हम डरते हैं, हमको डर लगता है ये बाबा अगर हमने ये ले लिया तो कल को कुड़की ना हो जाए, तो हमारा पहले ही नेगेटिव थॉट से शुरू होता है। और हमने अगर लेना भी चाहे तो आसपास वाले सागले कहते हैं अरे बस इसकी तो होने वाली है कुड़की, ये तो निपट गया, इसने लोन ले लिया, इसने बैंक में हाथ डाल दिया, इसने सरकार के कामों में हाथ डाल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि खादी ग्रामोद्योग के पास 25 लाख रुपए तक का लोन देता है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, सब्जी के का प्रोसेसिंग, उनका अचार बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना, इन सब चीजों के लिए 35% सब्सिडी है उसमें। महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं के नाम से महिलाएं लोन लेती है तो 35% सब्सिडी है। तो 25 लाख के लोन का 35% आप मान के चलिए कितना रकम बनती है। आप अगर पुरुष उसको लोन लेता है तो 25% लेती है। आप अकेले मत लीजिए, आप ग्रुप बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, आप उसको 3-4 लोग मिलके कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर कंपनियां क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती। मैंने आज भी लगातार से, मैं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे कई बार कहा कि हमको कुछ एक सिस्टम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि हर ब्लॉक के अंदर कंपनी क्रिएट हो, वहां के नौजवान अपनी मिलकर क्रिएट कंपनी बनाए और वो कंपनी सरकार तय करे कि उस ब्लॉक के अंदर जो भी सरकार खरीदारी करती है, उस ब्लॉक के अंदर सरकार जो भी काम देती है उसकी प्राथमिकता इन्हीं कंपनियों को दी जाए। क्यों हम ला रहे हैं कंपनी बिजनौर से, क्यों ला रहे हैं बरेली से, क्यों ला रहे हैं हम दिल्ली मुंबई से, क्यों नहीं हमारे नौजवान कर सकते हैं? और अगर सीधे नहीं दे सकते तो ज्वाइंट वेंचर में दिया जा सकता है कि ठीक है भाई 25%, 50%, 75% स्टेक हमारे उस ब्लॉक के नौजवानों को रहेगा और बाकी स्टेक हमारे बाहर के नौजवानों को रहेगा, बाहर की कंपनियों का रहेगा। तो ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है। इसके लिए हमको लॉबिंग करने की जरूरत है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हो सकता है। फिलहाल की जो मैं बात कर रहा हूं कि खादी ग्रामोद्योग की जो स्कीम है, खादी ग्रामोद्योग के साथ जब हम बात करते हैं तो खादी ग्रामोद्योग एक होता है जो जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड होता है, वो एक अलग चीज होती है, और एक होता है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, वो दूसरा अलग चीज है। दोनों की ये बहुत बढ़िया स्कीम्स हैं और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारी आराम से लग सकती है।
अगर इसको आप सब्सिडी, मैंने आपको बता दिया कि 35% सब्सिडी है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। जिला उद्योग केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में जो जिला उद्योग केंद्र हैं, इनके पास जमीनें भी हैं, ये जमीन भी अलॉट करते हैं। आप क्यों नहीं जाते हम लोग जमीन अलॉट करने के लिए? फिर हम कहते हैं कि यार जी जमीनों में हेराफेरी हो गई, वो लाला लोग आए और लेके चले गए जमीन, रहे तो हमको जमीन मिलेगी कहां से? मैंने पिछली बार रुद्रप्रयाग में अपने एक मित्र के लिए, जो मेरे साथ काम करता है, उसके लिए चाह रहा था कि एक जमीन का टुकड़ा अलॉट किया जाए। उन्होंने कहा हो जाएगी, लेकिन मेरा जो मित्र है वही पीछे हट गया। लेकिन जमीन अलॉट करने के लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रखे, उस पर हमको जमीन लेनी चाहिए और जमीन पे अधिकार जताना चाहिए ताकि हम उससे ले सकें। वो उनके पास लोन है बहुत अच्छे, वो देते हैं इसके लिए, वो इसमें सब्सिडी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी इतनी ज्यादा है उसमें कि आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत, इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़े। हमको इसको लेने के लिए एग्रेसिव होना पड़ेगा, हमको उसके लेने के लिए इस्तेमाल आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए मैं अपने जो मित्र लोग उत्तराखंड क्रांति दल में या जो इसको सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि आज हमारे पास जो नौजवान आए पहाड़ में, उसमें तो बहुत सारे क्वालिफाइड लोग आए हैं। हमारे पास बहुत सारे वो लोग हैं, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, जिनका दिल आज भी पहाड़ के लिए धड़कता है, जो मजबूरी बस पहाड़ से बाहर हैं, लेकिन वो पहाड़ के अंदर आराम से वो आज भी अगर उनसे हम मदद मांगे तो वो मदद करने को तैयार रहते हैं। तो उनकी मदद ली जा सकती है। उनके पास कैपिटल भी होगा, उनका मार्केट भी, उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी। जो स्यारा रिटेल एक दीपक ध्यानी जी चला रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, हमको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। जिला उद्योग केंद्र मैंने बताया, उद्योग निदेशालय एक अलग चीज है, जो उनके पास बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर 10 लाख से बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो काम करते हैं, वो भी आपको जमीन भी अलॉट कर सकते हैं, वो आपको मशीनरी भी दे सकते हैं, उनका मदद करने के लिए भी है। ये सारे के सारे समितियां भी लोन ले सकती है, व्यक्तिगत तौर पे आप लोन ले सकते हैं। आज मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, वही श्रीनगर को लेकर, साइंटिस्ट हैं वो। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर अगर आप देखें तो जो प्रोड्यूस है, अगर हम मीट की दुकानों की बात करें लीजिए कि टोटल मीट का कंजम्पशन कितना है और कौन लोग हैं उसका मीट को बेचने वाले लोग। आप बात कर लीजिए ये जो बाकी जिसको लेकर हमारे UK 1 वाले मित्र बिस्जी वगैरह काम कर रहे हैं, बार्बर की दुकान है, टेलर की दुकान है, बाकी और छोटे मोटे दुकान है, उन पर बात कर लीजिए। लेकिन अगर बहुत लोगों को इसमें दिक्कत भी हो रही है तो भी हम जो आसानी से कर सकते हैं वो स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बताई आपको। हम वेजिटेबल, अब कल मेरी एक अपने मित्र से बात हो रही थी जो एक बड़े व्यापारी हैं ऋषि के उसके विकास नगर में, वो कह रहे थे कि हिमाचल के एक आदमी ने काला आम जो है उनका पोंटा साहब के पास में, वहां पर एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया जहां वो वेजिटेबल्स को पैक करके दे रहे हैं। एक पैकेट उन्होंने एक मतलब अलग अलग पैकेट बना रखे हैं और जिसमें आपको, आजकल लोग कोरोना से डर रहे हैं तो वो सीधे डायरेक्ट टू होम की बात कर रहे हैं कि जी हम आपके घर पहुंचा देंगे, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर साफ सूफ करके काट पीट के हम आपके यहाँ सब्जी पहुंचा देंगे। वो हम क्यों नहीं कर सकते? बेकरी, क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे यहाँ कितना बेकरी प्रोडक्ट आता है? हमारे पास बिस्किट कितने आ रहे हैं, हम बेकरी पे हाथ आजमा सकते हैं, बहुत बेहतरीन। और इन सब के लिए, मतलब बेकरी के लिए सरकार पैसे दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है, सरकार सुविधाएं दे रही है। हम फूड पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग एक अलग चीज है और फूड पैकेजिंग एक अलग चीज है। अगर आप कभी रुद्रप्रयाग में खड़े हो जाइए, चमोली में खड़े हो जाइए और पता कीजिए माल्टा कैसे जा रहा है, तो माल्टा जिस बुरी हालत में यहां से पैक होके जाता है वो बोरी में डाल देते हैं, सेब को बुरी हालत में पैक में डाल देते हैं। हमारा टमाटर हो, चीजें हो, ढंग से हम पैक करके नहीं बेच पा रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटे छोटे बॉक्स बना के अगर हम एप्पल को बेचें और हम कह दें कि चमोली ब्रांड है, ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा 2-4 जार्गन उसमें जोड़ने की जरूरत है, और लेकिन अगर वो दिख रहा होगा सुंदर तो उसमें खरीदार अच्छा आएगा। एप्पल हम खरीदते हैं, उसमें एक चिट सी लगी रहती है, ओके लिखा रहता है उसमें। किसने ओके लगाया, ओके किया है नहीं है, किसको पता है, लेकिन सिर्फ ओके लगने से ही उसका भाव जो है 30 रुपए 40 रुपए बढ़ जाता है और हम उसका पैक को बड़े खुशी खुशी खरीद लेते हैं। आजकल तो बल्कि मदर डेयरी के अंदर प्याज के 1-1 किलो के पैक उन्होंने बना रखे हैं, वो नेट वाला जो एक थैला है उसमें रखे रहते हैं। लोग जाते हैं और पूछते भी नहीं कि अंदर 900 ग्राम है या 1 किलो है। हम पैकेजिंग पे, हमारा चाहे आलू की बात करें, सब्जियों की बात करें, हम अपने सेब की बात करें, हम अपनी मौसमी की बात करें, ये सॉरी माल्टा की बात करें, इन सब के अंदर पैकेजिंग का और ब्रांडिंग हम नहीं कर पा रहे। हमारे बहुत सारे मित्र, अगर हम जो अभी पहाड़ गए, अगर उनका हम स्किल का एक मैपिंग करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सरकार वो सब नहीं कर रही है। सरकार को ये करना चाहिए कि स्किल मैपिंग करनी चाहिए। स्किल मैपिंग नहीं होगी, हमारे पास क्या स्किल है, हम स्किल मैपिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जो मार्केटिंग से आए होंगे, वो जानते होंगे कि ब्रांडिंग किसको कहते हैं, वो जानते होंगे कि वो ग्रेडिंग किसको कहते हैं, वो जानते होंगे कि पैकेजिंग किसे कहते हैं। अगर एक आदमी सिर्फ खड़ा होकर यही 3 काम कर दे,
पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उनकी आपका माल है, आप मेरे पास लाइए, मैं इसकी ब्रांडिंग करूंगा, मैं तय करूंगा कि ये साइज का संतरा अलग रखना है, ये साइज का नींबू अलग रखना है, माल्टा अलग रखना है, इसकी पैकेजिंग मैं करूंगा, पैकेज करके हम उनको बेचेंगे और ब्रांड करके बेचेंगे। दिस इज फ्रॉम चमोली, दिस इज फ्रॉम रुद्रप्रयाग, माल्टा फ्रॉम हिमालय। हवा बिक रही है हमारी भाई, हमारा पानी बिक रहा है हमारे हिमालय के नाम से, हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम उसको बेच नहीं पा रहे। तो ये मैपिंग हमको करनी चाहिए, हमें आपस में करनी चाहिए। गांव के अंदर भी जो लोग आए हैं उनसे हमें पूछना चाहिए कि भैया बताओ तुम्हारे को क्या नॉलेज है और क्या तुम कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो 50% तक सब्सिडी देते हैं अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं। तो अगर आप कोल्ड स्टोरेज खड़ा करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के लिए मुझे लग रहा है 25 से 40% सब्सिडी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उससे सुबोध खान साहब मिनिस्टर थे तब मुझे लग रहा है वो 40% सब्सिडी थी ये लगाने के लिए, ये कोल्ड स्टोरेज खड़े करने के लिए। तो कोल्ड स्टोरेज मैंने कहा हमारे पास पानी है, हम पानी का इस्तेमाल करके अपने पानी की ठंडक, मैंने कहा ना कि हमने अभी तक टेम्परेचर और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो उसकी जो ढलान उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो हमारे यहाँ की मिट्टी को बहा के ले जाता है लेकिन हमने कभी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। फिशरीज, मछली पालन, मैं बिहार में घूम रहा था और मैंने बिहार में पूछा एक जगह कि मछली खानी है तो उन्होंने कहा मछली आंध्रा से आई है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। हमारे पहाड़ में पूछ लीजिए मछली कहां से आ रही है, तो मछली मिलती ही नहीं है खाने को। थोड़ी बहुत आ रही है जी, बिजनौर से आ रही है, क्योंकि मछली इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मछली खराब हो जाती है। पर क्या हम अपने गाड़ गदेरों में, हमने सियारों में मछली नहीं पैदा कर सकते हैं? अब वो मछली भी मैंने फिर वही कहा ना कि आप एक खेत, एक छोटे से 100 गज के या 50 गज के खेत में करने से नहीं होगा, वो व्यावसायिक लेवल पे करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन डिमांड आपके पास आएगी कि 2 क्विंटल मछली किसी गांव में किसी पार्टी के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए चाहिए, तो तुरंत आपके पास 2 क्विंटल अवेलेबल होनी चाहिए। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वो ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए भी बहुत पैसा दे रहा है, उस पर भी हमको बात करनी चाहिए। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये तब कर पाएंगे जब हम सबसे पहले स्वरोजगार की जो कल्चर है, जो हमारा रोजगार का जो हम नौकरी का जो एक हमारे दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है 200 सालों से, उसको ब्रेक करेंगे। और इसको ब्रेक तो किसी को करना ही पड़ेगा, आज नहीं करोगे तो कल करोगे। जिस तरह से दुनिया के अंदर महामारी फैल रही है, जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, आतंक हो रहा है, जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से ये जो दक्षिण पड़ती फोर्सेज कहते हैं, जो अपनी जगह में दूसरे को नहीं आने देना चाह रहे, जो डरते हैं दूसरों से, वो जिस तरह से शहरों से लोगों को भगा रहे हैं, जिस तरह से बॉम्बे से यूपी और बिहार वालों के साथ जो बिहेव किया जाता है, उसमें यूपी और बिहार वाले तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ियों के साथ नहीं किया जाता होगा, या शायद पहाड़ी जो थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन में उनके साथ नहीं किया जाता, लेकिन नीचे लेवल पे तो उनके साथ भी किया ही जाता है। जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है, या जो नौजवान पिछले दिनों दिल्ली में उसके हाथ पैर काट दिए गए थे और उसको जिंदा जला दिया गया था, जो दंगों में जो स्थितियां हो गई हैं, अब हमारे पास एकमात्र जगह हमारा पहाड़ है जो सेफ है, जो महफूज हम वहां पर रह पाएंगे, उसको लेकर। तो मुझे लग रहा है मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है और कुछ विशेष लोगों से नहीं आए हैं ऐसी चीज़ें। कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं जवाब दूं। किसी मित्र का कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूं और फिर मैं उस हिसाब से देखूं। राजधानी को लेकर बात हुई है तो चूंकि वो आज मेरा विषय का नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपको बात कर दी है। मैंने आइसक्रीम को लेकर, हाँ आइसक्रीम को लेकर मैंने बात करनी थी। मैं आज किसी मित्र से बात कर रहा था कि आइसक्रीम अगर श्रीनगर के अंदर देखें तो आइसक्रीम कभी किसी को मौका मिले तो एक मैन्युफैक्चरर है वहां पे जो बाहर का है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कभी उसको देख के आ जाइए उसकी क्या हालत है। तो क्या कोई बड़े ग्रुप, जिसमें मैंने कहा कि हमारे मित्र हैं दिल्ली देहरादून में एसपी नौटियाल, सत्यप्रकाश नौटियाल थत्यूड़ के रहने वाले हैं, उनकी एक बहुत अच्छी यूनिट है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की। हम चाहेंगे किसी दिन वो आए, इस पर बात करें। उन्होंने हमने साथ काम किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक प्रोजेक्ट में, और उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिट लगा दी। मैं आगे चला गया दूसरे कामों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और आज वो जो है सक्सेसफुल यूनिट है। क्या हम ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी यूनिट पहाड़ों में लगा दें और एक ब्रांड के नाम से बेचें उसको? हम इस एक्सपेरिमेंट को वहां करके देख चुके हैं मध्य प्रदेश में। विंध्याचल जो इलाका है, मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था, हमने वहां पे ये इस्तेमाल किया। हमने विंध्या नाम से मसाले का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और अलग अलग गांवों में लोगों का कहा कि आप बनाइए, ये स्पेसिफिकेशन है, ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, ये है, इतना आपने करना है, इतना पानी डालना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, ये करिए और प्रोसेस कीजिए और हम ब्रांडिंग हम करेंगे, बेचने का काम हम करेंगे। और हमने उसको सक्सेसफुली किया और आज वो यूनिट बहुत बढ़िया चल रही है। आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। उस वक्त थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री ने उसमें सपोर्ट किया था, वो एक हो चुका था। कोई और सवाल हो किसी का? गांव को मास्टरपीस बनाने की कुछ मित्र कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या होता है।
कि कैसे मास्टरपीस बनाना चाहिए, ये बताएं। अगर मोहित मिश्रा कुछ जानना चाह रहे हैं तो हम बताएंगे तो मैं उस पर कुछ बोल पाऊंगा। गैरसैंण को राजधानी का इशू है, वह फिर वही सारा क्या सारा आ जाए। विनीत पांडे जी भी कुछ बोल रहे हैं, नहीं वो भी कुछ नहीं कह रहे। समीर मुंडे भी कह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग, मैंने कह दिया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बढ़िया है। केदारनाथ पैदल मार्ग को डेवलप करने की जरूरत है, कैसे बढ़ सकते हैं उसमें। मेरे ख्याल से वो डेवलप हो ही रहा है, तो पहले ही उसमें शायद इधर की तरफ से कुछ तय हुआ है उसमें, ये अपना त्रिजुगी नारायण की तरफ से शायद वो बन रहा है। वो मेरा विषय नहीं है तो उस पर आज नहीं, आज हम मुख्यतः स्वरोजगार पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज मित्रों, मैं मुर्गी पालन, भोपाल सिंह जी कह रहे हैं मुर्गी पालन बहुत बढ़िया। मैंने बता दिया कि मीट, मुर्गी और मटन, ऑर्गेनिक मीट के नाम से क्यों नहीं हम इसको ब्रांड के तौर पे ले जा सकते हैं। और सिर्फ मीट ही क्यों, अगर क्या हम बकरी का जो दूध है क्या उसको हम पैकेज कर सकते हैं। ऊंट का दूध तो बिकता ही है ना, लोग बेचते हैं ना ऊंट का दूध, तो हम बकरी का दूध अगर हिमालयन गोट का मिल्क अगर हम बनाकर पैकेजिंग करके बेचने की ताकत रखें तो दोनों काम किए जाते हैं। पहले उसका मिल्क बेचिए, उसके बाद जो वो बड़ी हो जाती है उसको कटने के लिए बेच दीजिए, क्या दिक्कत होगी। तो वो एक ऑर्गेनिक मीट के तौर पे, क्योंकि जो प्लेन्स में जो हो रहा है उसकी बहुत बुरी हालत है, तो ये किया जाता है। जय सिंह जी का जो प्रश्न है वो शायद आज मेरे उसमें नहीं है। हाँ, एक और चीज मित्रों मैं इस सबसे हटकर थोड़ा बोलना चाहता हूं, वो ये है कि हमने कल भी डिस्कशन किया था वन अधिकार के ऊपर। ये जो फॉरेस्ट राइट है हमारे हाथ से धीरे धीरे छीन लिए गए। वो क्यों छीने, कैसे छीने, उस पर कभी लंबी कहानी है कैसे छीने गए। आज हम 2006 में एक वन अधिकार कानून बना था। उस कानून के तहत आपकी जो रहने वाले लोग हैं, वनों के आसपास रहने वाले जो ट्रेडिशनल लोग रहते हैं वहां पे, उनका अधिकार है वो अपने अधिकार को क्लेम करें। लेकिन अधिकार के साथ क्या होता है कि उसको क्लेम करना पड़ता है। जैसे मनरेगा में भी है ना, मनरेगा में अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपका कोई क्लेम बनता नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार आपको आपके घर आके नौकरी देगी, आपको क्लेम करना पड़ेगा, रोजगार की डिमांड करनी पड़ेगी। इसलिए एक तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने पंचायतों में मनरेगा में रोजगार के लिए एप्लीकेशन डालें। 14 दिन के अंदर सरकार आपको रोजगार देगी। ये 10 या 14 दिन, शायद 14 दिन, ये कानूनन है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक पार्टी है, ये कोई भजन कीर्तन वाला ग्रुप नहीं है। आप क्लेम कीजिए, नौकरियों के लिए क्लेम कीजिए। सरकार नौकरी नहीं देते तो सरकार को कोर्ट में ले जाइए कि मैंने ये इतने तारीख को क्लेम किया था कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे को नौकरी चाहिए और सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी है, कोर्ट में ले जाइए और इसको आंदोलन के तौर पे बनाइए। मनरेगा इतना बेहतरीन कार्यक्रम है। मनरेगा हमारे पहाड़ की पूरी उसको बदल सकता है, सूरत को बदल सकता है। पहाड़ों के अंदर पहले हमारे पास चाल खाल हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई, उनको बनना चाहिए। हमारे खेत चूंकि बंजर पड़ गए बहुत सालों से, तो हम ये देख रहे हैं कि खेतों में से जो पानी है वो बहुत तेजी से बह जाता है। जब खेत में आप हल नहीं चलाओगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, उसके आसपास मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमारा जो कुएं हैं, जो हमारे नौले हैं, जो हमारा पानी का स्रोत है वो सूख जाएगा। ये सारा का सारा एक विशेष साइकिल, एक कुचक्र है। इस कुचक्र को एक ना एक जगह से जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। एक एस्केप वेलोसिटी फिजिक्स का वो है, कॉन्सेप्ट है, एस्केप वेलोसिटी उसको कहते हैं। उस एस्केप वेलोसिटी की हमको जरूरत है। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि एक सेंटर के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते रहते हैं। अणु के अंदर बहुत सारे लोग जो फिजिक्स पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि उसके तरफ घूमते रहते हैं। वो बंदूक की गोली में भी उसके अंदर होते हैं, या जो बारूद में भी वो सब होते हैं, और वो घूमते रहते हैं, वो जीवन पर्यंत घूमते रहेंगे अगर जब तक आप उनके ऊपर कोई फोर्स ना डालो। तो अगर आपने उसके अंदर जरा सी एनर्जी डाली, यानी जरा सी चिंगारी लगाई, तो एटॉमिक बम ब्लास्ट कर देगा। अगर नहीं करोगे तो रखा रहेगा, उसके अंदर एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, लोगों को रखा रहेगा। वैसी बंदूक की गोली है, जब तक उस पर पीछे से कटक क्लिक नहीं जाएगा। क्लिक का मतलब वो गर्मी पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। जितनी तेजी से गर्मी पैदा करता है उतनी तेजी से जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा होता है अपनी एक सर्किल के अंदर, एक कुचक्र के अंदर, वो उसको अटैक करता है, वो अगले वाले पे अटैक करता है, अगला वाला अगले पे करता है, अगला अगले पे करता है, सीधे गोली जो है एक सामूहिक तौर पर जाके सामने जिस पे उन्होंने मारना है उस पर लग जाती है। उसी कुचक्र में हम फंसे हुए हैं। पानी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि खेत बंजर पड़े हुए हैं, तो बंजर खेतों के अंदर पानी सीपेज नहीं हो रहा। पानी सीपेज नहीं हो रहा तो पानी तेजी से बह रहा है, तो तेजी से बह रहा है तो फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है तो हमारे भीड़े टूट रहे हैं, हमारे खेत टूट रहे हैं। तो वो सारा का सारा कुचक्र तभी टूटेगा जब हम खेतों को बहाएंगे, खेतों में दोबारा से हल चलाएंगे। कुछ नहीं बोएंगे, छोटी मोटी चीजें बो के आ जाइए, कुछ भिंडी बो दीजिए, सब्जियां बो दीजिए, दालें बो दीजिए, जिनको सुअर जंगली जानवर नहीं खाता है, और जंगली जानवर खा भी ले तो खाने दीजिए, कम से कम सीपेज पानी तो जाएगा, मॉइस्चर तो रहेगा, हमारे नौले और हमारा जो पानी के स्रोत है वो तो जिंदा रहेंगे, कम से कम फ्लड तो नहीं आएगा, टूटेगा तो नहीं। तो मनरेगा में हमको डिमांड करनी चाहिए कि हम मनरेगा को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जाए, पहली बात।
और उसके अलावा जो वन अधिकार कानून के तहत हमको क्लेम करने चाहिए। मैं आज से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर क्लेम कीजिए, कहिए कि ये जंगल हमारा था, यहाँ पे हम जंगली जानवर हम अपने जानवर लेके बचपन में जाया करते थे। अगर आपके पास कोई फोटो है उसकी, वो फोटो के साथ लगाइए कि हाँ मैं बचपन में यहाँ जाता था, हम यहाँ से जंगल से पानी लाते थे, कूल आती थी हमारे गांव में, जिसको ने आना बंद कर दिया। दोनों तरह के नियम है उसमें, एक सामूहिक जो हमारे अधिकार है उसकी बात है और एक हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की बात है। अगर आपके खेत में कोई रास्ता बंद कर दिया है, आपके गांव के अंदर जाने का कोई रास्ता बंद कर दिया, आपका पानी बंद कर दिया है, आपका व्यक्तिगत क्लेम है, आप व्यक्तिगत क्लेम कीजिए। क्लेम करने का तरीका यह है कि आप एक सादे एप्लीकेशन के साथ अपना मोहर लगा के ग्राम सभा को दीजिए और ग्राम सभा उसको ब्लॉक में जमा करेगी और फिर ब्लॉक ग्राम सभा को कहेगा कि आप एक ग्राम सभा की बैठक कीजिए। जब हम ग्राम सभा की बैठक करेंगे तो ग्राम सभा में अप्रूव करेगी कि हाँ ये इनका क्लेम है और इनको अधिकार है, इनको इस फॉरेस्ट में से रास्ते का उसका अधिकार है। हम उस क्लेम को कभी कर ही नहीं रहे। हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 2006 से, हालांकि पूरी तरह से वो कानून लागू नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने उसमें गद्दारी करी है, दोनों ने उसको लागू नहीं किया। लेकिन जो थोड़ा बहुत हुआ है उसमें करीब 500 क्लेम पिथौरागढ़ और चंपावत से कुछ लोगों ने किए हैं, खासकर आदिवासी समूह ने किए हैं, और वो क्लेम भी सारे के सारे डीएफओ ने कैंसिल कर दिए। मैं कह रहा हूं कि आप बड़े पैमाने पर क्लेम कीजिए, फॉर्म भरिए। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग बताऊं कि छत्तीसगढ़ में ये पिछली जो सरकार बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ वहां जीती है। इन्होंने क्या किया कि कॉर्पोरेट्स के लिए, जो कि बड़े बड़ी वहां माइनिंग होती है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वहां गए थे उनको जगह चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, झूठी सच्ची ग्राम सभा की बैठक कर दी। कैसी कर दी? 50 ग्रामों को ले गए, वहां कुछ सब ट्राइबल है बेचारे, अनपढ़ हैं, उनको मीट भात खिलाया और एक सादे कागज में साइन करा दिए। वो सादे कागज में साइन करा दिया और कह दिया, ग्राम सभा ने तय कर दिया ये जमीन फला आदमी को दे दी जाए। और इस तरह से जब रमन सिंह ने कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो उसका नतीजा हुआ कि ग्रामीणों को समझ आया, अरे हमने तो कहा ही नहीं था इनको कि ये जमीन हम तुम्हें दे रहे हैं। उन्होंने उसे माइनिंग कर दी, गांव वालों के रास्ते बंद कर दिए, गांव वालों को निष्कासित कर दिया गांव से और कह दिया कि तुमने तो तय कर दिया था ग्राम सभा में। तो विरोध करने के बाद कांग्रेस की सरकार आई है। मैं कह रहा हूं कि हमको जब हम क्लेम करेंगे और जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो क्लेम हमारा सक्सेस नहीं होगा, तब जाके हम सरकार से कह सकते हैं कि अब फिर हम कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट में जाने के लिए हमारे बहुत सारे मित्र तैयार हैं, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। यूकेटी के बहुत सारे लोग हैं, यूकेटी के समर्थक बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट में हैं, वो इसको कर सकते हैं और कोर्ट में हमें पीआईएल पे जाना चाहिए। तो दोनों चीजें, मनरेगा के अंदर और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर हमें अपने जो राइट्स हैं, हमारे को जो कानूनन संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनको क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो वो सारे के सारे आपके क्लेम को नल एंड वाइड हो जाएंगे, कोई मानेगा ही नहीं और कुछ दिनों बाद कह दिया जाएगा आप तो इस गांव में रहते नहीं, और धीरे धीरे जो वन है जो वो धीरे धीरे आपके गांव के अंदर घुस जाएगा। आज आप जंगली जानवर आपके गांव में आपको मार के चला जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने अगर उसको मार दिया तो आपको जेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई ऐसा? तो अगर जंगली जानवर मेरे घर आ रहा है तो क्या मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकता हूं कि आपका बाघ है, आपका बंदर है, आपका भालू है, आपका सुअर है, मेरे घर कैसे आ गया? अपने रखो ना उसे अपनी बाउंड्री के अंदर। जब मुझे आप अपने बाउंड्री के अंदर नहीं जाने दे रहे हो तो आपका मेरे बाउंड्री के अंदर क्यों आ रहा है? ये हमको क्लेम करने पड़ेंगे। और अगर मित्रों हमने क्लेम नहीं किया तो धीरे धीरे हम पहाड़ को खो देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार धीरे धीरे हमारे गांव को खा जाएगी, बहुत बड़े पैमाने पर खा चुकी है और बहुत उसके बाद खा जाएगी। एक मित्र हैं लक्की गुसाई, वो कह रहे हैं कि भाई जी ये कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? लक्की, जो जहां पर सब्जी और बहुत सारी चीजों को, खासकर उन सब्जियों को, उन फलों को रखा जाता है जो खराब हो जाते हैं, वहां उसको ठंडा एक स्टोर बनाया जाता है जिसके अंदर ठंडक की टेम्परेचर को 3, 4, 5 डिग्री पे लाया जाता है। समझ लो एक बड़ा सा फ्रिज आपने देखा है, बड़ा सा फ्रिज है, उसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, जिसमें ये जो जब हम यहाँ से किसान अपना सामान बेचता है तो बड़े बड़े लाला उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और फिर मुंह मांगे दाव पे बेचते हैं। अभी होता क्या है कि हमारे पास चूंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, और मान लो मेरे पास दो ट्रक जो है टमाटर हो गया और मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो मैं ट्रक लेके मंडी जाऊंगा और मंडी में मेरे ट्रक को, कभी आप जाइएगा मंडी में, और जिस तरीके से, जिस बेशर्मी के साथ, जिस बदतमीजी के साथ मेरे माल की बोली लगाई जाती है वहां पे, और जिस तरह से मुझे नीचा दिखाया जाता है, किसान को नीचा दिखाया जाता है, उसमें कई बार दर्द होता है। तो इसके लिए जब किसान के पास ताकत होगी, वो कहेगा मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे पास टमाटर आया है, मुझे प्रोसेसिंग आती है, मैं टमाटर का प्यूरी बनाऊंगा और जब मैं चाहूंगा तब मैं बेचूंगा। मैं तय करूंगा कि कब बेचना और कब नहीं बेचना, और अपने रेट पे और अपनी शर्तों पे बेचूंगा। मैं नहीं बेचता आपके, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मंडी समितियां आपके सामने घुटने टेक देंगी। ये भगवान और भक्त के बीच का मामला है।
जिस दिन हम मान के चले ये जो किसान है ये भक्त है और भगवान वो है जिसने खरीदना है, जो एंड प्रोड्यूसर है। उनके बीच में जो आड़ती हैं, जो पुजारी के फॉर्म में बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना वो उगा रहे हैं ना वो खा रहे हैं, लेकिन माल बना रहे हैं बीच में 2.5%, 3%, 4%, और उसके अलावा जो हेरा फेरी करते हैं वो करते हैं। तो उसको बचने के लिए हमारे पास एक होता है कोल्ड स्टोरेज, जहां हम कच्ची सब्जियों को, कच्चे फलों को रख सकते हैं, उसमें ठंडक में, फ्रीज समझ लो बड़ा वाला। और दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट, कि हम उसको टमाटर को, कच्चा टमाटर नहीं बेच रहे, टमाटर को प्यूरी बना रहे हैं उसकी। वो बहुत प्यूरी बनाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। टमाटर में से बीज को अलग करना होता है, उसको उबाल के रख देना होता है, उसमें एक दवाई डाल देनी होती है, वो उतने से ही हो जाता है। वो सब कहने की बात होगी, बहुत कुछ किया जाए तो हम प्यूरी बनाकर बड़े बड़े जैरकिन में बेच सकते हैं। आइसक्रीम, मैंने आपको बताया, आइसक्रीम बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दूध है, उसको ठंडा करना है, उसको जमाना है और उसमें कोई चीज डालनी है, उसने से काम हो जाएगा। तो वो उतना चल जाएगा, तो वो हम किया जा सकता है। और कोई सवाल हो किसी मित्र का? और किसी मित्र का कोई सवाल? इस बीच में फोन आने लग गए हैं। मुर्गी पालन मैंने बता दिया कि मीट की बहुत डिमांड है वहां पर। मीट फ्रेश नाम से बेच सकते हैं। फ्रेश क्यों बेचना है, ऑर्गेनिक बेचो, हिमालयन मीट सबसे बढ़िया। हिमालय तो ऑर्गेनिक के नाम से कुछ भी बिक जाएगा। लोग हवा भी सुनने हमारे है कि पहाड़ से पैक करके ले जा रहे हैं और हवा भी बेच रहे हैं। अभी वो जो अंदर हवा ले जाता है वो जो है वो उसको बहुत नुकसान हो गया। वो कह रहे हैं कि हवा नहीं जा पा रही मेरे यहाँ। पानी बिक रहा है पहाड़ का, उसको हम पैकेजिंग में बेच पाएंगे। बकरी का दूध मलेरिया के इलाज के लिए बहुत बढ़िया, जयसिंह जी बता रहे हैं और बिल्कुल सही है कि बकरी के दूध की पिछले दिनों डिमांड 3-3 हजार रुपये लीटर हो गया था। बहुत ही बढ़िया है, उसमें सचमुच है, डेंगू में बहुत इस्तेमाल हुआ था, उसको हम बेच सकते हैं। हाँ, जय सिंह जी बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज जो बैन है, कोल्ड स्टोरेज बैन भी कह सकते हैं। हाँ, बैन भी ठीक है। बैन में सिर्फ ये होता है कि दूध को आप बाहर ले जाओगे, मगर मैं कह रहा हूं कि हम कच्चा माल बाहर ले जाएं क्यों? अगर दूध का उत्पादन हो रहा है तो क्या हम अपने दूध का इस्तेमाल अपने ही आसपास कर सकते हैं? क्योंकि दूध की डिमांड, आप किसी भी पहाड़ के इलाके में चले जाइए, सब जगह थैली का दूध आ रहा है और थैली का दूध में क्या आ रहा है किसी को पता नहीं है। आप श्रीनगर से लेकर किसी भी पहाड़ की मार्केट में देख लीजिए, सारी जगहों में सब स्टैंडर्ड माल आता है। चिप्स आ रही है तो वो लेज के नाम से किसी और की आ रही है, ऐसे इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि लेज लगे। लाइफ बॉय साबुन की लाइफ बॉय साबुन आ रहा है, तो सब स्टैंडर्ड सामान आ रहा है। सब स्टैंडर्ड सामान आ रहा है, तो अगर हम लोकल लेवल पे भी कर लें तो हमको शायद कोल्ड स्टोरेज बैन की तब जरूरत पड़ती है जब हम माल को इमीडिएटली कहीं ले जाना होता है, दूध को कहीं ले जाना होता है, तो शायद उतनी जरूरत नहीं है। हमारा टेम्परेचर वैसे ही ठीक ठाक रहता है, तो कोल्ड स्टोरेज जरूर हमको चाहिए होता है कि हाँ, जिस सीजन में हमारे पास टमाटर बहुत सारा हो गया है और जिस सीजन में टमाटर ऑफ सीजन रहेगा उस सीजन के लिए हम उसको कर सकते हैं। मटर को लेकर क्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्टर तो 1 बाय 1 हम लिए जा सकते हैं, बहुत लंबा हो गया है सेक्टर, तो हम एक अगली बार फिर हम बात कर सकते हैं किसी सेक्टर में बात करनी। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है कि माइंड सेट, कि हम क्या स्वरोजगार को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना सकते हैं। ये कुचक्र है, इस कुचक्र को तोड़ने के लिए कौन लोग आगे आ सकते हैं? क्या हम सामूहिकता का कुछ, हम पहाड़ में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जबकि पहाड़ से बाहर हम जाते हैं तो सब लोगों ने ग्राम समितियां बना रखी हैं, एनजीओज बहुत सारे बन रखे हैं देश के अंदर पहाड़ियों के नाम से। पहाड़ी लोग खूब काम कर रहे हैं, लेकिन वही जब हम पहाड़ में आते हैं तो हम इकट्ठा नहीं हो पाते। तो क्या हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर, क्या हम सामूहिकता तौर पर कि भाई तुम्हारे पास ये स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं पैसा लगा सकता हूँ, कोई टेक्नोलॉजी टेक्निक का काम कर सकता है, उसमें हम क्यों नहीं कर सकते? कितने दोस्त हैं जो बेकरी में काम करते हैं, कितने लोग हैं जो मिठाई की दुकानों में काम करते हैं, दिल्ली वल्ली में जो मिठाई के एक्सपर्ट है, मिठाई बनाने के एक्सपर्ट है, कितने लोग हैं जो बाकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हैं, जो उसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, जिनको किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आपकी आज की बात को यहीं पे समाप्त कर देता हूं। लगभग 1.25 घंटा मैं आप लोगों के साथ रहा हूं। कोई और प्रश्न होगा तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछ सकते हैं, समीर भाई। और मेरा email ID अगर नोट करना चाहें तो prembahukhundi@gmail.com, prembahukhandI@gmail.com, इस पर आप मुझे ईमेल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। हम एक बहुत संपन्न और बहुत बसा हुआ उत्तराखंड बसाएं, ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।